एंड दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ओके, लूसेंट की जो सीरीज शुरू करी थी हमने इंडियन ज्योग्राफी की, उसका पार्ट 9 है ये। ओके, तो इसमें हम जानेंगे पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको पता है रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट में आता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारे को एयर ट्रांसपोर्ट के तौर पे क्या देखने को मिलता है, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इससे पहले जो इंडियन पॉलिटी की वीडियो में डाल चुका हूँ वो पूरी खत्म हो गई है सीरीज, उसे आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी वो आपको। और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से इंस्टा आईडी है। तो इसमें हम जाने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले भारत में परिवहन व्यवस्था की बात करें अगर हम ट्रांसपोर्ट की, तो आपको पता है हर चीज के लिए, चाहे वो सामान हो, माल, असवाब, जानवर आदि को एक जगह से दूसरी जगह के ले जाने के लिए हमारे को ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, या हमें खुद जाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जो है जरूरत पड़ती है। तो 4 प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है पूरे भारत में। सबसे पहले सड़क परिवहन है जिसे हम रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा रेल परिवहन है, रेल ट्रांसपोर्ट, और फिर जल परिवहन है, वाटर ट्रांसपोर्ट, और एट द लास्ट हम देखेंगे बाद में वायु परिवहन, ओके, एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सड़क परिवहन के बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। दुनिया में भारत का तीसरा नंबर आता है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा जो सड़क हमारे यहाँ पे देखने मिलती है, विश्व की तीसरी सबसे विशाल सड़क प्रणाली है भारत की। भारत के सड़कों की कुल लंबाई अगर हम कहें तो अभी के टाइम पे 41.10 लाख किलोमीटर है। ओके, 41.10 लाख किलोमीटर जो है लेंथ हमारे को देखने मिलती है टोटल। हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे देखने मिलते हैं, फिर स्टेट हाईवे है। सबसे पहले बात करें नेशनल हाईवे की, जिन्हें हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इनका जो देखभाल की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। नेशनल हाईवे वगैरह का सबका निर्माण किया जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें, इस एजेंसी के द्वारा 70,934 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं भारत में। और अगर हम कहें कि भारतीय सड़क पूरे परिवहन सिस्टम का 40% जो है इसी ट्रांसपोर्ट से यूज होता है। ओके, जिसे हम कहते हैं एक तरह से सड़क परिवहन। अगर हम बात करें इसमें टोटल हमारे को, अगर सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो वो हमारे को देखने मिलता है यहाँ पर सबसे छोटा NH 47A, 6 किलोमीटर का है सिर्फ ये NH 47 नेशनल हाईवे 47A, 6 किलोमीटर का। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 7 है, 2369 किलोमीटर का है, 2369 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट हाईवे देखने मिलता है हमारे को NH 7। ओके, इसके अलावा NH 1 और NH 2 को मिला के GT रोड का निर्माण होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था उस समय पर। और अगर हम बात करें कि भारत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा हमने देख लिया। टोटल राजमार्गों की संख्या देखें अगर हम, भारत में टोटल कुल नेशनल हाईवे कितने हैं, तो 266 नेशनल हाईवे हमारे को देखने मिलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ओके, जवाहर सुरंग की बात करें, जवाहर सुरंग कौन से हाईवे में पड़ती है, नेशनल हाईवे 1 का हिस्सा है ये जवाहर सुरंग, जो बनियाल दर्रे में स्थित है ये। ओके, उसके बाद बात करें BRDO, ओके, जिसे हम BRO के नाम से भी जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है 1960 में स्थापित हुई थी BRO, 1960 में। ओके, BRDO जिसे कहते हैं हम, 40,000 किलोमीटर तक की सड़कें बना चुकी है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको कनेक्ट करने का काम जो है BRO का ही होता है। BRO के द्वारा उनको कनेक्ट करने का काम किया जाता है। 1999 में सड़कों को जोड़ने के लिए जो महानगर है, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई और हमारे को दिल्ली देखने मिलता था, इन नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत करी थी किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इन चारों क्षेत्रों को जोड़ा था, एक चतुर्भुज बनता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसे हम। ओके, जिसमें हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 5846 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात करी थी कि चारों शहर एक साथ में जुड़ जाए। ओके, पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा सिलचर और पोरबंदर को भी जोड़ा गया था, और उत्तर दक्षिण गलियारा द्वारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को भी जोड़ा गया था कि सीधी सड़क भी आ रही है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भी जा रही है। ओके, तो इसके अलावा हम बात करें अब स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे का जो देख रेख करी जाती है वो करी जाती है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़कें देखने को मिलती है हमारे को, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़कों की बात करें लेंथ वो देखने मिलती है हमारे को। और गोवा जो है, गोवा में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व देखने मिलता है, सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर के अंदर जैसे मतलब सड़कों का घनत्व, सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व हमारे गोवा में देखने मिलता है। ओके, कच्ची सड़कों की बात करें, सबसे ज्यादा कच्ची सड़क किस राज्य में है, वो है उड़ीसा में स्थित है अभी। ओके, कहाँ पे, उड़ीसा में। इस सड़कों को जोड़ने के लिए, जो रोड है इनको जोड़ने के लिए और इन्हें रिनोवेट करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे यहाँ पे हम बात करें प्रधानमंत्री सड़क योजना है एक, ओके, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना एक, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे को ये देखने मिलता है। अब बात करेंगे रेल परिवहन के बारे में। ओके, रेल परिवहन में क्या क्या देखने को मिलता है हमारे को, अब रेल परिवहन की बात करें।
रेल परिवहन की बात करें अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट की, तो सेकंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में दूसरा स्थान आता है भारत का रेलवे में। भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर की रेल चली थी। ओके, मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853, ध्यान रखना। ओके, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। प्रथम विद्युत रेलगाड़ी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक जो रेलगाड़ी की बात करें, डेक्कन क्वीन थी, 3 फरवरी 1925 को चली थी मुंबई में। ओके, डेक्कन क्वीन। ओके, 3 फरवरी 1925 को चली थी पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी, ट्रेन। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड की, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। कब? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। कब? लॉर्ड कर्जन के समय। उसके बाद बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेनें चलती हैं। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच में मिताबी, बंधन और मैत्री, 3 ट्रेन उनके बीच में चलती है भारत बांग्लादेश के बीच में। कौन कौन सी? मिताबी, बंधन और मैत्री। अब रेलवे राष्ट्रीयकरण की बात करें, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में रेलवे का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था भारत में। कब? 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात करें अगर हम, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1950 में। अगर हम मेट्रो की बात करें हम, तो भारत में सबसे पहले जो मेट्रो की शुरुआत हुई वो हुई कोलकाता मेट्रो की 1984 में। 1984 में सबसे पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में। फिर दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई सन 2002 में। ओके, 25 दिसंबर सन 2002 का दिन था जिसमें 30,000 सादरा के बीच में ये मेट्रो चली थी। बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में सन 2011 मेट्रो की शुरुआत हुई और मुंबई में सन 2014 में मेट्रो की शुरुआत हुई। इस तरीके से ये मेट्रो की हमारे को देखने को मिलती है भारत में। और रेलवे लाइन की बात करें अगर, भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन देखने को मिलती है हमारे को। सबसे बड़ी रेलवे लाइन होती है जो गैप कितना होता है उसकी चौड़ाई 1.676 मीटर का गैप होता है उसमें। छोटी रेलवे लाइन के बीच में 1 मीटर का गैप होता है और संकरी रेलवे लाइन होती है जो सबसे पतली, उसमें 0.610 मीटर का गैप होता है। सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है भारत में वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अभी देखने को मिलती है हमारे को न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है, न्यू दिल्ली टू वाराणसी। भारतीय रेलवे जोन, टोटल भारत के रेलवे जोन देखने को मिलते हैं हमारे को 18 देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो रेलवे। अगर हम बात करें भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी देखने को मिलती है हमारे को? विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी, असम के डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। ये 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी? 4286 किलोमीटर। ओके, 4286 किलोमीटर। ओके, अगर हम बात करें 4286 किलोमीटर जो है ये जाती है और 82 घंटे का समय लेती है, 82.5 घंटे लगभग ये ट्रेन। ओके, कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है तब नीचे। ओके, अगर हम बात करें सुरंग की, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, 11,215 किलोमीटर जाती है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग हमारे को देखने मिलती है जो एक तरह बनिहाल से कश्मीर के दक्षिण अनंतनाग जिले के काजीगुंड से होते हुए एशिया में, अगर हम बात करें एशिया में दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग हमारे को देखने मिलती है, पीर पंजाल सुरंग जाती है। अगर हम बात करें इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तक भी ट्रेन पहुंच चुकी है। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है घोषित कर दिया गया और अब यहाँ पर भी हमारे को ट्रेन देखने मिल सकती है, हम आसानी से यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। 8 अप्रैल 2014 को ये घोषणा कर दी गई थी और यहाँ पे कार्य कर चल रहा है, अभी प्रगति पर है और धीरे धीरे ये जो है पूर्वोत्तर के जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, वो भी भारत के साथ पूरी तरीके कनेक्ट हो जाएंगे रेल के माध्यम से। अगर हम बात करें जल परिवहन की, वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग जो है 15,000 किलोमीटर तक का हमारे देखने मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें आंतरिक जलमार्ग की, तो इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? आंतरिक जलमार्ग में नदी आ गई, नहर आ गई, झील जो हमारे देश के भीतर देखने मिलती है, ये आंतरिक जलमार्ग का भाग है। अंतर्देशीय जलमार्ग को सुविधाजनक बनाने वाले मार्गों को सुरक्षित नौ संचालन के लिए एक तरह से माना जाता है और इसके लिए केंद्रीय एजेंसी है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए जो है वो 1987 में स्थापना हुई थी। और इसकी सामुद्रिक जलमार्ग की बात करें अगर समुद्र की, तो भारत का समुद्री जलमार्ग क्षेत्र का व्यापक है, आपको पता है हमारा 7,516 का जो है एरिया हमारे को देखने को मिलता है। 7,516 किलोमीटर तक का जो है एरिया हमारे को समुद्री जलमार्ग की बात करें अगर हम, तो 7,516 किलोमीटर तक का एरिया हमारे को देखने को मिलता है भारत का, जिसमें हमारे 9 राज्य आते हैं और भारत का लगभग 5 एक तरह से 13 बड़े और लगभग 190 छोटे छोटे बंदरगाह हमारे को देखने को मिलते हैं भारत में। 1854 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इनकी देखरेख करने के लिए जो परिवहन विकास जो करता है सामुद्रिक परिवहन के लिए, जिसे इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ आरंभ हुआ था ब्रिटेन में।
और अगर हम बंदरगाहों की बात करें तो कोलकाता में आपको पता है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में मुंबई देखने मिलता है, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर ये तमिलनाडु में देखने मिलते हैं हमारे को, महाराष्ट्र में न्यावा सोवा भी देखने को मिलता है। तो और इसके अलावा गोवा में मारमा गोवा देखने को मिलता है, कर्नाटक में मैंगलुरु देखने को मिलता है, कोच्चि, एन्नोर, धनुषकोडी, ये अलेप्पी, भतकल, ये केरल के बंदरगाह है कुछ। इसके अलावा गुजरात में कांडला है, दाहिज है, भावनगर है, ये बंदरगाहों की बात हम पहले कर चुके हैं। ओके, अंडमान में हमारे को पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है, कुछ इंपोर्टेंट ये पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो समुद्र का व्यापार होता है, यहाँ से सामुद्रिक परिवहन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाद में अगर हम बात करें भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है तो वो है चेन्नई। ओके, कौन सा? चेन्नई। और जबकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह देखने को मिलता है, मुंबई का। और भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कांडला। तो ये अलग अलग हमारे को बंदरगाह देखने मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन जो एयर ट्रांसपोर्ट है, इसकी शुरुआत 1911 में देखने मिलती है, इलाहाबाद के नैनी से हमारे को देखने मिलती है। विमान ने पहली उड़ान भरी थी। बाद में प्रथम बार वायु परिवहन का श्री गणेश हुआ था, कब? सन 1911 में। इंडियन नेशनल एयरबेस की स्थापना सन 1933 में की गई थी। इंडियन नेशनल एयरबेस जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, उसके बाद में एयर नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में। ओके, जो भारत में अगर हम देखें वैमानिक निगम जो कंपनी थी उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। और इसे दो भागों में बांटा गया, भारतीय विमान निगम, एयर इंडिया जो है, ये दो अलग अलग कंपनी थी। बाद में जाके सन 2007 में दोनों को कंबाइन कर दिया गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया को। इसके लिए अलग अलग एयरपोर्ट है भारत में, अलग अलग जगह पे हमारे देखने मिलते हैं। जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, कलकत्ता में है। सरदार पटेल के नाम पर जो हवाई अड्डा है वो है अहमदाबाद में। बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में देखने मिलता है। गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा हमारे को गुवाहाटी में देखने मिलता है। कोच्चि में देखने मिलता है। बेंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर ये हमारे को इंदौर में देखने मिलता है हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में देखने मिलता है, अंडमान निकोबार के। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में देखने मिलता है। चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ में देखने मिलता है हमारे को। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे को गोवा में देखने मिलता है। कैंपोगोड़ा कर्नाटक में देखने मिलता है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में देखने मिलता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हमारे को। और एयर इंडिया का मुख्यालय हमारे को देखने मिलता है दिल्ली में। इस टाइम पे रतन टाटा जी के द्वारा ये कंपनी ले ली गई थी, एयर इंडिया उनके कंट्रोल में थी। अगर हम बात करें कि धीरे धीरे जो है सभी के लिए उड़ान आसान की जा सके, इसके लिए योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा। जैसे एक उड़ान योजना चलाई गई थी, कौन सी? उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या था कि सरकार के द्वारा ये योजना इसलिए चलाई गई कि गरीब से गरीब भी जो है हवाई जहाज में उड़ सके और उड़ान भर सके। तो इसके लिए ये उड़ान योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। तो अब धीरे धीरे परिवहन पे जोर दिया जा रहा है, वायु परिवहन पे, कि इसे आसान बनाया जा सके। अभी एक नॉर्मल चीज के तौर पर देखते हैं लोग इन चीजों को। तो ये है, इसमें हमने जो जाना कि परिवहन व्यवस्था भारत में किस प्रकार देखने मिलती है। 4 प्रकार की: सड़क परिवहन, फिर उसके बाद में हमने जाना जल परिवहन है, रेल परिवहन है, और लास्ट में जाना हमने जो है वायु परिवहन। तो ये 4 परिवहन व्यवस्था हमारे को भारत में देखने मिलती है। इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।